अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, लेकिन PMLN की तरफ से जो भी कोई उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उनकी हिमायत की जाएगी। और फिर उसके बाद तफसीलात ये भी सामने आई हैं कि PMLN ने अनाउंस किया है कि शहबाज शरीफ साहब उनके कैंडिडेट होंगे, उनके उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए, और चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए मरीम नवाज साहिबा को नॉमिनेट किया गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि गो कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन सदर की कुर्सी के लिए उनके उम्मीदवार होंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जी वो PMLN से सपोर्ट के लिए कहेंगे और उनके वोट के लिए कहेंगे, स्पीकर कौमी असेंबली के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, और कह रहे थे कि जी चारों सूबों के गवर्नर्स भी हमारे होंगे। ये बात वैसे समझ से बाहर है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे, लेकिन साथ साथ आप ये मुतालबात भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब आज एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि PTI की तरफ से चीफ मिनिस्टर KPK के लिए नाम सामने आ गया है और वो है अली अमीन गंडापुर का। अली अमीन गंडापुर साहब जो इससे पहले भी वजीर रह चुके हैं और मेंबर सूबाई असेंबली KPK भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको बतौर चीफ मिनिस्टर KPK जैसे ही नॉमिनेट किया गया तो बड़ी कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा और उनके हवाले से कहा जाने लगा कि जी बदजुबान है और नामुनासिब फैसला है। क्या आप चाहते हैं कि सूबे को मुस्तहकम किया जाए, सूबे में तरक्की हो, अवाम को रिलीफ मिले, या आप चाहते हैं कि जंग हो और तसादुम हो? जहां पर यह तनकीद हो रही है अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर के उनकी जुबान दुरुस्त नहीं है, बदजुबान आदमी है, तो वहीं पर फिर मरीम नवाज साहिबा जिनको अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए नॉमिनेट किया गया है PMLN की तरफ से, वो क्या कहती रही हैं अपने जलसों में, जरा वो भी सुन लेते हैं। बदतमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़दा शख्स, बेनी मरीज, बदबूदार, गंद, घटिया आदमी, इधर देखा है, नौकरबाज, मकरूह किरदार, बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी है। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है, ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता, बद किरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह फितना खान, बद तहजीब शख्स, शैयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। मंशियात ज़दा दिमाग के फैसले, गाली गलौज, बदतमीजी की सियासत छोड़ो, अपनी बेटी भी छुपाते हो। मंशियात ज़दा शख्स, गीदड़ देखा है, फितने गीदड़, बुज़दिल खान फितना है, को गीदड़ कहते हैं, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, लोगों को बदतमीजी सिखाई। जी, ये थे मरीम नवाज साहिबा के ख्यालात और अली अमीन गंडापुर साहब के भी कुछ इसी तरह के ख्यालात रहे हैं जिसकी वजह से उन पर तनकीद हो रही है। साथ ही आज PTI की लीडरशिप की तरफ से यह भी अनाउंस किया गया है कि पंजाब और सेंटर के लिए यानी कि विफाक के लिए उनका अलायंस होगा MWM के साथ और KPK में वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी के साथ किस तरीके से करेंगे अपनी रिजर्व सीट्स के लिए, वो भी फार्मूला अब आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा, अब तक तो क्लियर नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज दो प्रोविंशियल असेंबली KPK की सीट्स थी बाजोड़ से, कि जिस पर पहले जमात इस्लामी के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट चेंज हुआ है और वहां से भी PTI के उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए हैं। तो ये फॉर्मूला कब तक चल सकेगा, कैसे चल सकेगा, इस पर भी नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ जो PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, एक का नाम तो सामने आ गया, वसीम कादिर, जो लाहौर में NA 121 से जीते और फिर उसके बाद मरीम नवाज साहिबा के साथ उन्होंने टॉक की। वहां पे सैफुल मलूक खोकर साहब भी थे और उन्होंने ऐलान किया कि वो PMLN में शामिल हो गए हैं और उस पर काफी उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन उनका यह कहना था कि जी उन्होंने करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीदी थी। इसी तरह एक और उम्मीदवार हैं जो PMLN के बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम खुर्रम दस्तगीर को हराने में कामयाब रहे गुजरांवाला से, NA 78 से। उनके हवाले से मेरे जराए मुझे ये बताते हैं कि मुबीन आरिफ जो गुज़श्ता 3-4 रोज से गायब हैं, NA 78 से वो कामयाब करार पाए, नौजवानों ने उनको वोट डाला, लेकिन हकीकत यह है कि वो गायब नहीं है, वो इख्वा नहीं हुए, बल्कि वो एहसन इकबाल साहब के पास नारोवाल में हैं और वो भी PMLN में शामिल होने जा रहे हैं। और उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि जब मैं इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आ रहा हूं और इसके बाद मेरी सियासत दाव पर लग जाएगी, सियासत तकरीबन खत्म ही हो जाएगी, तो मुझे कोई वजारत दी जाए, ये उनकी तरफ से मुतालबा किया गया है और इस मामले में भी सैफुल मलूक खोकर साहब शामिल हैं। मुबीन आरिफ साहब के बारे में यह भी बताया जाता है कि जब उनको PTI की तरफ से टिकट नहीं मिली थी और ये आखिरी चॉइस थी PTI की, क्योंकि और वहां पर कोई उम्मीदवार इस हल्के के लिए मिल नहीं रहा था, तो फिर आखिर में मुबीन आरिफ साहब को यह टिकट दी गई और इनके नीचे 2 सूबाई असेंबली की नशस्तें थीं,
उनमें से एक नशिस्त पर रिजवान असलम भट्ट थे जो पीटीआई के 2018 के भी कैंडिडेट थे। इस दफा पीटीआई ने उनको टिकट नहीं दी तो वो आजाद हैसियत में लड़े, और साथ में जो पीटीआई की हिमायत से लड़े थे ताहिर मजीद खान साहब, दोनों इस नशिस्त पर, सूबाई नशिस्त पर हार गए। लेकिन दोनों के अगर वोट्स को इकट्ठा किया जाए तो जो पीएमएलएन के कैंडिडेट वहां से सूबाई सीट पर जीते हैं उनसे ज्यादा वोट बनते थे। इसका मतलब है कि दोनों ने ही खड़े होकर मुकाबला करके पीटीआई के ही वोट्स को तकसीम किया। और यहां पर यह भी बताया जाता है कि ताहिर मजीद खान साहब को पीटीआई की तरफ से ये जो टिकट मिला था या जो हिमायत मिली थी उनको, ये लतीफ खोसा साहब की मदद से हुआ था, क्योंकि पहले रिजवान असलम भट्ट साहब का फैसला हुआ, फिर ताहिर मजीद खान साहब की तरफ गए, फिर रिजवान असलम भट्ट यानी कि समीउल्लाह कलीमुल्लाह चलता रहा, और आखिर में ताहिर मजीद खान साहब को यह टिकट दे दी गई थी। मुबीन आरिफ साहब के बारे में यह भी बताया जाता है कि उनके वालिद और उनकी फैमिली के कारोबारी ताल्लुकात भी हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, और जब उन्हें पीटीआई की टिकट नहीं मिली थी कुछ अरसा पहले तो उनके वालिद साहब की तरफ से एक बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी, इंपोर्टेड गाड़ी की जाकर चाबी और गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी कर दी गई थी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब के घर के बाहर उनसे कहा गया था कि जी हमें आप प्रोविंशियल असेंबली की टिकट दे दें, जिस पर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने उनको यह जवाब दिया था कि अभी आपका वक्त मुनासिब नहीं है। NA 64 जहां पर कैसरा इलाही साहिबा नहीं जीत पाई, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि यहां पर फॉर्म 45 की रोशनी में दोबारा से नतीजे को कंसोलिडेट किया जाए। उनकी भी आज मीडिया टॉक थी और उनका यह कहना था कि हम जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में थे तो वहां के जो डीपीओ हैं असद मुजफ्फर साहब, जिनका भी आपने एक दो रोज पहले वो वीडियो भी देखी होगी कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो हदीस है, वहां से वो दफ्तर से आरओ को अपने साथ ले गए जब ये सब वहां पर मौजूद थे। टीएलपी के भी उम्मीदवार वहां पर मौजूद थे और जब वापस आए आरओ तो आरओ का ये कहना था कि मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले वहां से इतलात ये भी मिली कि जो आरओ का दफ्तर है वहां पर कोई सहाफी नहीं जा सकता था। गुज़श्ता 4-5 रोज में रेड जोन उसको बनाया हुआ था और कल रात को गुजरात जिमखाना में तकरीबन 17 सहाफी थे जिनको डीसी साहब की तरफ से बुलाया गया था, विर्क साहब की तरफ से, और वहां पर डीपीओ साहब भी मौजूद थे, एडीसीआर भी मौजूद थे और वहां पर उनको दावत पे बुलाकर उनको सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए और उनको कहा गया कि जी आपने बड़ी बेहतरीन रिपोर्टिंग की है। लेकिन उससे तासुर यह जाता है कि उनसे यह कहा गया और कुछ इतलात भी हैं कि ऐसा हुआ कि आपने जो रिपोर्टिंग करनी है वो हमारे हवाले से मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है और आपने ये रिपोर्ट करना है कि जो यहां पर गिनती का अमल हुआ, जो फॉर्म 47 जारी हुए, वो सब बिल्कुल दुरुस्त थे, ठीक थे। आज के प्रोग्राम में इब्तिदा में जी इतनी ही मालूमात और अब वक्फा एक लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो आज के प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीपी से फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं जब अभी आपका तारुफ करवा रहा था तो मैं मतलब एक माइक्रो सेकंड के लिए एक वक्फा आया जहन में था, मैं क्या कहूं, आईपीपी कहूं या आजाद कहूं, तो क्या कहूं, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईपीपी का मैं तर्जुमान हूं और आईपीपी की तरफ से जनाब मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं बगैर चेयरमैन के। नहीं, हमारा प्रेसिडेंट अलीम खान साहब तो मौजूद है ना, पर चेयरमैन ही नहीं रहे आपके। नहीं, चेयरमैन ने तो एक बहुत एक अच्छे इंसान होने का, एक अच्छी शख्सियत होने का, एक अच्छा सियासतदान होने का एक जेस्चर दिया कि अगर उनकी पार्टी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकी, बावजूद इसके कि हम कहाँ से रिजल्ट देते, 2.5 महीने पहले रजिस्टर्ड हुए थे और ना कोई तंजीम साजी थी, ना कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की तंजीम साजी थी, तो तलाल चौधरी को शामिल कर लेते। इसको तलाल चौधरी को नहीं, उस तंजीम साजी के हवाले से नहीं, लीगल कोडल तंजीम साजी की मैं बात कर रहा हूँ, आप शरारत ना करें जी, ठीक है ना। तो उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया और उन्होंने रिजाइन दिया, हालांकि हम इस पर राजी नहीं है, हमारी ये ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अलीम खान साहब एज अ प्रेसिडेंट मौजूद है। लेकिन जो ख्वाहिशात थी चौहान साहब के, चीफ मिनिस्टर आपका होगा, वजारतें मिलेंगी, अब तो आपके पास सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं और उन दोनों उम्मीदवारों की जो सीट्स हैं वो क्वेश्चनेबल हैं कि वहां पर अगर फॉर्म 45 की रोशनी में बात की जाए तो वो दोनों सीट्स आप जीते हुए नहीं बल्कि हारे हुए हैं। एक बात तो अपने ज़हन में रख लें कि कतअन भी कोई क्वेश्चनेबल नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज मुंह पे तमाचा मारा है, जो लोग 2 गए ना वहां से और बाकी भी सीटों पे, उन्होंने पूछा, हालांकि बड़े नाम नेहाद सीनियर वकील बनते थे, उन्हें इस चीज का इल्म ही नहीं। मैं हैरान हूं उनकी वकालत के ऊपर कि जनाब जब आपने इलेक्शन रिजल्ट के बाद कोई अपनी एप्रीहेंशन रिजर्वेशन रजिस्टर्ड करवानी है तो वो इलेक्शन कमीशन होता है,
वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहां से फिर फैसला आता है तो फिर आप हाई कोर्ट पे जाते हैं, वहां से फैसला आता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं। आप सीधा पहुंच गए लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा इन दोनों हलकों से भी, जिनको आप कहते हैं ना क्वेश्चनेबल, उन्होंने पूछा हाँ जी बताओ तुम्हारे पास कोई लीगल कोडल रिटन डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ? फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। सुने, एक पूरी दिलचस्प बात सुन लें। उनका नहीं कि वो जियो में बैठा हुआ था हामिद मीर, उसने जनाब कहा कि वो फॉर्म 45 नहीं आए थे, फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। उसने कहा था कि जनाब फॉर्म 45 के जरिए से 2 नंबरी हुई है हमारे हल्के में। उसने कहा भाई छोड़ो हामिद मीर को, आप बताओ आपके पास कोई चीज है, डॉक्यूमेंट, कोई ऑडियो, कोई वीडियो जिससे कुछ साबित हो? उनका जी नहीं। उनका चलो जाओ जाओ जाके इलेक्शन कमीशन जाके रब्ता करो। तो भाईजान दोनों जगहों पे तमाचा मार के, लीगल तमाचा मार के, अदालती तमाचा मार के वापस भेज दिया। अब ये बताएं कि जो फॉर्म 45 पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के पास है और उसी हल्के के जमात इस्लामी के उम्मीदवार के पास भी है, उसी हल्के के टीएलपी के उम्मीदवार के पास भी है, और भी जो वहां पर उम्मीदवार थे उनके पास वो फॉर्म 45 हैं, वो तमाम फॉर्म 45 एक ही बात कर रहे हैं, और जो आरओ का नतीजा है फॉर्म 47 वो कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। भाई सुने भाईजान, मेरी सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ते लड़ाते गुजरी है। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है किसी शोबे का जो मैंने लड़वाया ना हो, या जना खुद लड़े भी है 3 इलेक्शन। और भाईजान 1 घंटे बाद 5 बजे पोलिंग खत्म होती है, 6 बजे कौन सा फॉर्म 45 बाहर आ सकता है? 7 बजे भी कौन सा फॉर्म 45 बाहर आ सकता है? तो खुदा का वास्ता है यार। नहीं, फॉर्म 45 तो देखे ना, वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, जैसे जैसे रात गुजरती गई, मसला ये पड़ा कि फॉर्म 45 उस वक्त के रद्दोबदल में इसलिए मुमकिन नहीं था बिकॉज राब्ते नहीं हो रहे थे, टेलीफोन सर्विस बंद थी, तो फॉर्म 45 आहिस्ता आहिस्ता बाहर आए। और भाईजान अली मुमताज साहब, इलेक्शन इंडिया के अंदर 8 दिन बाद गैर हतमी गैर सरकारी, इंडिया में तो सर एक मरतबा में होते भी नहीं है ना, उनके तो अलग-अलग हो रहे होते हैं। उनका जो एक प्रोसेस कंप्लीट होता है, उस प्रोसेस का जनाब 8 दिन बाद अगला प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसका अगले 8 दिन बाद अगला प्रोसेस कंप्लीट होता है, उससे अगले 8 दिन बाद। और यूरोप और अमेरिका के अंदर भी और बरतानिया के अंदर भी आपके 5 दिन से लेके 20-20 दिन बाद आपका गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अनाउंस होता है। तो लोगों को सीधे रास्ते पे चलाओ। ये सारे उस दिन 8 तारीख को नाम नेहाद नंबर 1 टीवी चैनल और उनके नाम नेहाद 3rd क्लास नंबर 1 जो एंकर और तजिया निगार बैठे थे ना, करोड़ों रुपए अरबों डॉलर की मारा मारी के चक्रों में, ऑपरेशन गोल्डस्मिथ प्लस के जनाब करोड़ों डॉलर्स जो इन्वेस्ट हुए हुए थे उसके चक्रों में, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है ना बेवकूफ बनाया। कैसे? और अब पिछले 4 दिन से एक एक चीज उनकी प्रूफ हो रही है और वो बेनकाब हो रहे हैं। सर आप मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब का हल्का, ठीक है जी, उसमें कुल वोट जो पोल हुए वो लिखा हुआ है फॉर्म 47 पे 2,93,000 और मंजूर शुदा वोट 2,94,000 कुछ। फिर इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब के हल्के में आरओ साहब ने फॉर्म 47 अब तीसरा फॉर्म 47 निकाला है और अब वो लीड यूसुफ रजा गिलानी साहब की कोई 117 पर आ गई भी है। भाई सारी बातें हैं, बातें नहीं है सर, ये तो जाली 45 फॉर्म है। फॉर्म 47 तो एक नंबर है ना सर, फॉर्म 47 तो एक नंबर है जिसका मैं हवाला दे रहा हूं। अली भाई जाली फॉर्म 45 जो है ना, उसका कट्टा छट्टा 1 नहीं 2 नहीं 20 न्यूट्रल तजिया निगारों ने और फाफिन ने वो निकाल के रख दिया है। अभी मैं आपके सामने फाफिन की एक रिपोर्ट देता हूं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क को आप मानते हैं? पीटीआई से तो ताल्लुक नहीं है ना उसका, जरूरी नहीं है, ना ही उसका नून लीग से है, ना ही उसका आईपीपी से है, ना ही जरूरी नहीं है, मानते हैं ना आप? नहीं जरूरी नहीं है सर। सुने ना, आप माशाल्लाह एक न्यूट्रल एंकर है, मुझे पता है। आप मानते हैं ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क एक जनाब न्यूट्रल अदारा है। अब उसकी आप ताजा तरीन रिपोर्ट सुन लें, सिर्फ 4 चीजें पेश करूंगा, 4। पहला, उसने रिपोर्ट पेश की कि 17 मिलियन वोट पड़े पीटीआई को और उससे 2/3 ज्यादा 40.5 मिलियन पड़े उनके मुखालिफिन जमातों को। एक चीज। दूसरी चीज, 2018 में जितने वोट पड़े थे पीटीआई को, उससे 8 लाख कम वोट पड़े इस दफा के इलेक्शन में पीटीआई को। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने पिछले इलेक्शन की निस्बत 22 सीटें कम ली हैं कौमी असेंबली की। ठीक है। उन्होंने कहा कि नून लीग ने पिछले इलेक्शन 2018 की निस्बत 9 सीटें ज्यादा ली हैं। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने पिछले 2018 के इलेक्शन की निस्बत
11 सीटें नहीं ली हैं। और भाई ये तो कहते थे कि हमने पूरे का पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा जनाब इस दफा। अब मेरी सुन लें, मेरी गुजारिश भी अब सुन लें। आप फाफन को आप कोट कर रहे हैं, तो मैं भी आपको फाफन कोट कर देता हूं। फाफन का ये कहना है कि जी 135 हलके थे जहां पर इरेगुलरिटीज थी। फिर इसी तरह से फाफिन का यह कहना है कि 48% जो टर्नआउट था, ये 48% नहीं, ये 65% था। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ख्वार होना पड़ा क्योंकि किसी का वोट किसी जगह था, किसी का वोट किसी जगह था, और उस दिन वो मोबाइल फोन सर्विस भी बंद थी, वरना ये जो जितने लोग निकले थे वो वोट डाल नहीं सके। वो 65% है। ये भी फाफिन को कोट कर रहा हूं मैं। अली भाई, वो 135 हलकों में 70 से 80% हलके वो है जहां से पीटीआई जीती है। अब आपके केपीके के अंदर इरेगुलरिटीज का एक पूरा तूफान सोशल मीडिया के अंदर आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे इनका ज्यादा कंट्रोल है पीटीआई का। कौन ला रहा है? इसके बावजूद इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिसमें बिल्कुल 100 सोशल मीडिया पे लोगों को भी तो कोट करें ना, किसकी बात आप कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर कौन है जो ये बात कर रहा है? जो 135 हल्के कहे हैं वो सारे के सारे कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी या ओहो सर, जो आप जिसको कोट कर रहे हैं ना सोशल मीडिया की, अब जरा बात सुन लें, जरा बात सुन लीजिएगा। आप सोशल मीडिया को कोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने ये ट्वीट्स की हैं ना केपीके में इरेगुलरिटीज को लेकर, और ये कि थी वहां पर भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, सब ने एक जैसे जुमले छापे हुए हैं, जेर जबर पेश भी वही है। तो इधर कौन सा जना 20 किस्म के जुमले थे। हामिद मीर से लेके मंसूर अली खान से लेके और जितने नाम नेहाद सीनियर सहाफी अपने आप को कहलाते हैं, सारों की एक ही रट थी, सारों की एक ही गजल थी, सारों की एक ही कवाली थी। अगलों को 6 बजे जनाब फॉर्म 45 मिल गए। सर आप में भी और फिर पीटीआई में कोई फर्क नहीं है। पीटीआई की मर्जी की बात करे हामिद मीर, पीटीआई की मर्जी की बात करे हामिद मीर तो ठीक, ना करे तो दूसरी तरफ। कहां से आ गया सर फॉर्म 45 फर्ज करें मेरे पोलिंग स्टेशन पे अगर फर्ज करें 500 वोट पोल हुए हैं, तो कितना वक्त लगेगा फॉर्म 45 निकालने में उस पोलिंग स्टेशन का? सर 500 वोट पड़े हों, जिस पोलिंग स्टेशन पे 500 वोट पड़े हों, वहां का फॉर्म 45 निकालने में कितना वक्त चाहिए होगा? और जनाबे वाला 2 दफा से लेके 3 दफा 5 बार 4 दफा जनाब आपकी जनाब कैलकुलेशन होती है, काउंटिंग होती है। कैंडिडेट मानते ही नहीं है, उनके पोलिंग एजेंट ही नहीं मानते। पूरा एक माहौल बनता है। फिर 5 बजे जो आपकी होती है ना पोलिंग बंद, उसके बाद 1 घंटा कम से कम पोलिंग जारी रहती है, जो पोलिंग स्टेशन के हदूद के अंदर वोटर आ चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल है। हामिद मीर को क्या पता जना इलेक्शन क्या होता है। और सर आज आप उन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल तक वो ठीक थे। आज आप उन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल तक वो ठीक थे। जिसने बांग्लादेश की लिबरेशन का जनाब अवार्ड लिया हो, पाकिस्तान तोड़ने का अवार्ड लिया हो जाके बांग्लादेश में, वो ठीक होगा? अच्छा कौन ठीक है, नाम बता दें। वो बात ठीक ही नहीं है। जब झूठ बोलोगे आप, फ्रॉड करोगे, फ्रेप करोगे, धोखा दोगे। अच्छा सर, ये सहाफती बददियानती है ना। 5% के आप रिजल्ट के ऊपर आप थोप दोगे कि जनाब फ्लॉप पार्टी जीती और फ्लॉप सहाफती बददियानती है ना। ये डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी सहाफत, ये येलो जर्नलिज्म है। तो जब इंतखाबात से 2 दिन पहले मुल्क के तमाम अखबारात के फ्रंट पेज पे इश्तिहार के तौर पे नहीं बल्कि खबर के तौर पे लगाया गया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, और उर्दू में लिखा गया नवाज शरीफ वजीर आजम, तो क्या तब सही था? तब सहाफती बददियानती नहीं थी? सुने अली भाई, इसको आप जना इंटरकोरिलेट ना करें। क्यों? एक है पॉलिटिशियन भी वो जो इलेक्शन लड़ रहा है, उसने हर हाल में कहना चाहिए, उसको 1 वोट भी नहीं मिल रहा, उसने कहना जी मैं जीत रहा हूं, तो कहेगा। एक है सहाफी, एक है जर्नलिस्ट, एक है लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं न्यूट्रल जर्नलिस्ट के तौर पर रहने के लिए। वो करोड़ों डॉलर दाएं बाएं से मिलने के बाद वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाए, झूठ और बकवासात करना शुरू हो जाए, फ्रॉड और फ्रेप करना शुरू हो जाए, आप उसको सियासतदान के साथ तो ना मिलाएं। नहीं, मैं कह रहा हूं वो भी तो अखबारात में छपी ना खबर, उस पे तो सब कह रहे थे कि ठीक है। वो खबर जब छपी तो वो नून लीग ने छपवाई ना सर। नून लीग ने उसके अखबार में इश्तिहार के तौर पे पैसे दिए। छपवाया था ना। मैंने कहा ना सर, वो इश्तिहार था लेकिन उसको लगाया गया खबर के तौर पे तमाम अखबारात में। वो सहाफती बददियानती थी वो भी। मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे अली भाई, मैंने फैक्ट्स रख दिए आपके सामने। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया, आपकी जनाब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर माशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त कैंडिडेट के तौर पे वो एक बंदे को ले आए हैं, ठीक है ना जी। बाकी सारे का सारा सिनेरियो आपके सामने है। वफाक के अंदर हुकूमत पीटीआई के अगेंस्ट है, सिंध के अंदर अगेंस्ट है, पंजाब के अंदर अगेंस्ट है, बलोचिस्तान के अंदर अगेंस्ट है। अब पाकिस्तान को चलने दो, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधरने दो।
30 अरब डॉलर अगले 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने देना है। अगर ना दिया तो दिवालिया हो जाएंगे। IMF के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट का मुआहदा करना है। अगर ना हुआ पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया होने के बाद इन अमीर कबीर लोगों को, इन जनाब एलीट क्लास लोगों को कुछ नहीं होना। मेरे और आपकी तरह की अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन्होंने रुल जाना है महंगाई से। इनके बच्चों ने, इनके किचन के चूल्हे आगे बंद है 2 साल से। और इस मुल्क को आगे चलने दो, इस मुल्क को स्कूल लाने दो, इस मुल्क में रोजगार आने दो, इस मुल्क में जनाब बेरोजगारी को खत्म करने दो। आपने आगे सियासत, आपने लगता है आगे सियासत का मूड नहीं है। उन्होंने कहा जी हम ढाका बना देंगे पेशावर को। अली भाई सुने, वो खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं तो हैरान हूं, इनके इन नारों के ऊपर। अंदर से वो बिल्ली थैले से बाहर है ना। फयाज चौहान 9 महीने से कह रहा है कि यहूदी झंडा है। एक मखसूस खत्म नबूवत के मुनकरों जी पाकिस्तान की सियासत में और मीडिया में एक मखसूस एजेंडे के तहत पीटीआई के लीडर और पीटीआई की जमात को तहरीक फसाद फिल अर्ज पाकिस्तान के अंदर बर्पा करने के लिए लॉन्च किया गया पिछले 2 साल से, जिसका कंसिक्वेंटली ऑब्जेक्टिव इंतहाई नेगेटिव है पाकिस्तान के लिए। आप इनके मुंह से वो चीजें आना शुरू हो गई हैं। अच्छा ये बताएं, अल्लाह पाक की जात बड़ी है। पाकिस्तान 27वें रमजान को बना है, इंशाल्लाह क़यामत तक रहने के लिए बना है। मुझे मजबूरन कहना पड़ता है, अगर पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई कहेगा ना कि 71 की तहरीक दोहराएंगे, कोई उल्लू का पट्टा अगर ये समझता है कि वो 71 की तहरीक यहां पे दोहराएगा तो पाकिस्तान की अवाम उसको खसो खशा की तरह बहा के ले जाएगी। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, सबसे पहले पाकिस्तान। तो अवाम की बात करते हैं तो अवामी मैंडेट का एहतराम भी तो होना चाहिए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे जवान साहब। सर मैं आऊंगा, यहीं से बात को आगे शुरू करेंगे। वक्फा ले लें, फिर वक्फे के बाद वापस आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ये बताइएगा कि ये जो फॉर्म 45 जिसका आप कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी निकल ही नहीं सकता, चलें रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक का तो टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया हुआ था। तो फॉर्म 45 अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार के पास एक जैसा ही फॉर्म 45 है जिस पर वही रिजल्ट है, सबके पास सेम है, तो फिर क्या वो कोई क्रेडिबल डॉक्यूमेंट नहीं है? मैं आपको एक चीज बताऊं अली भाई, डॉक्टर फरहान विर्क से लेके बीसीओ लोगों ने शो किया जिसमें उन्होंने वही फॉर्म 45 दिखाए कि जो हामिद मीर से लेके पीटीआई के जनाब मुख्तलिफ ओहदेदार और कैंडिडेट दिखाते थे। और सर फरहान विर्क की आप मिसाल ना दें। फरहान विर्क जितनी सोशल मीडिया की तोप है ना, आपकी पार्टी को तो उन्होंने पता नहीं कहां पे लाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ 2 उम्मीदवार आपके जीते हैं, ना किसी का साइन था। फरहान विर्क का तो हवाला ना देना सर। ये फॉर्म 45 भाई जी इनकी सोशल मीडिया टीम ने, खलील जबरान ने और इमरान गुजारी टाइप के लोगों ने, और बाहर बैठे इनके जो जितने सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ प्लस के तहत ये जो प्लान बी और प्लान सी था ना, ये प्लान बी और प्लान सी यही था कि जाली किस्म की, फेक किस्म की न्यूज, फेक किस्म के डॉक्यूमेंट, फेक किस्म का प्रोपेगेंडा जो 2 साल से हो रहा था। ओ भाई सिंपल सी बात है, जाओ अदालतों में, जाओ इलेक्शन कमीशन के पास। कहते हैं ना खोता मरिया खारिया ते सोख वजीराबाद। ओ भाई तुम जाओ जाके जहां जो तुम्हारा कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, जहां पे तुमने तुम्हारे इशू को एड्रेस होना है, वहां जाते नहीं हो। अच्छा, फाफा ने तो ये भी कहा है ना कि उम्मीदवारों को आरओ के दफ्तर में बैठकर इस पूरे अमल का हिस्सा, जबकि उनका हक है, उनको नहीं बैठने दिया गया। सारा ड्रामा देखो। अभी इनके कितने लोग गए हैं, इन्होंने कहा जी हमारी 150 से ज्यादा नशिस्तें हैं जी, हमारी 75 से करीब नशिस्तों पे जनाब धांधली हुई है। आपको पता है इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे कितने लोगों ने रिट की है? 9 या 10 ने, बस। उससे अलावा कैंडिडेट ने नहीं की। ओ भाई खुदा का वास्ता है, देखें पीपी, मेरे पास ये तफसील पड़ी हुई है। पीएमएलएन के खुद लोग, और जनाब पीएमएलएन के खुद लोग ये कह रहे हैं, सुन लें, पीपी 288 डीजी खान, वहां से सैयद अलीम शाह पीएमएलएन के कैंडिडेट अपने वीडियो मैसेज में ये फरमाते हैं कि मेरे हलके में मलिक मोहम्मद इकबाल साहब पीटीआई के वो जीते हुए हैं, लेकिन एक तीसरे उम्मीदवार को जिता दिया। ये सब झूठ है। आपका जावेद लुंड की भी बनाई हुई है उन्होंने। नहीं, उन्होंने बनाई डीसी। सुने और सर वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बानी पीटीआई की वीडियो चलाई गई थी इंतखाबात से 1 रात पहले, उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। हुक्म दिया और डीसी लिया ने इनकार कर दिया इलेक्शन वाले दिन, और मुजीबुर रहमान शामी साहब जैसा बुजुर्ग बंदा ये कोर्ट करता रहा। और बाद में उसने रिटर्न
डीसी ने कहा भाईजान मेरा सर मैं किसी मुजीबुर रहमान शामी साहब को या मैं किसी डीसी को कमिश्नर को कोर्ट नहीं कर रहा हूं। डीपीओ लिया गुलाम मोहिउद्दीन नाम है, उसके हवाले से इलेक्शन वाले दिन कहा जी सलाम है उस डीपीओ को जिसको ऊपर वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसने धांधली में हिस्सा नहीं लिया। उसने कहा भाई जी ऊपर वालों ने मुझे सरताज गुल के आजाद जो उम्मीदवार थी उसके हामियों ने मुझे मारा है। तो हजरत मैंने तो ये मुझे पता था, मैंने मालूम किया, मैंने मकामी वहां पे डीजी खान के रिपोर्टर से पूछा, मुझे पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने तो ट्वीट नहीं की। लेकिन आप यहां पर इन चीजों को कोट कर रहे हैं जहां पर लैप्सेज हैं। मैंने आपको एक वीडियो मैसेज कोट करके बताया है, किसी सहाफी का नहीं है, उम्मीदवार का अपना है। यार ना करो यार, अब मुल्क को आगे चलने दो, मुल्क को आगे चलने दो, जो हो गया सो हो गया, मुल्क को आगे चलने दो। 2018 आप सुन लें अली भाई, 2018 की तरफ फैक्शन फिगर सुन लें। 72 घंटों तक आपका सरकार गैर सरकारी हक में नतीजा नहीं आया था किसी का, 72 घंटों तक। ये मैं रिटर्न आप लिख लें, इसको रेक्टिफाई करो, अगला प्रोग्राम हम करेंगे जी। आपके 26 हलकों का रिजल्ट रोक दिया गया था, 26, उनमें से दोबारा रिकाउंटिंग और ये और वो, फिर जनाब ये हार गए। जब तक हर चीज नीट एंड क्लीन एक्यूरेट बानी चेयरमैन को वजीर आज़म बनाने के लिए ओके नहीं होगी, उस वक्त तक जनाब आपके इलेक्शन कमीशन ने चीजें अनाउंस नहीं की थी। फिर जाके 20-22 दिन बाद वजारत उज़्मा का हलफ उठाया था। तो भाई पुरानी चीजों पे आपको, आप करे तो रासलीला, कोई और करे तो करैक्टर डीला। ये आपका, पर वो चीफ मिनिस्टर का तो बताए ना। वो जो चीफ मिनिस्टर आपका बन रहा था, कौन? आपका चीफ मिनिस्टर होना था ना, हुकूमत पंजाब का चीफ मिनिस्टर वो बन रहा है ना आईपीपी के अंदर। अभी आपकी क्लियर है, मैं अभी ये खबर पढ़ रहा था, आतिफ खान ने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, अब ये आप खबर किसकी पढ़ रहे थे? गंडापुर के अली अमीन गंडापुर की जनाब नामजदगी पे उसने रिजाइन कर दिया। उसने कहा अगर यही चुनाव है, और फिर उसने कहा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जम होना ही अगर चुनाव है तो जनाब हम केपीके के लोग, बता अभी बड़ा कुछ ड्रामा होगा, अभी आपको बहुत कुछ नजर आएगा। सर मैंने तो मुबारकबाद पढ़ी है, पायदार होगा। मैंने तो मुबारकबाद आतिफ खान की पढ़ी है। आशियाना बनता है ना, शहराम तराकई की भी के ऊपर बनता है। सर ये जरा सुने ना सर, आप भी सर चीजों को, फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहे हैं ना, सारी बातें सच बोलें, एक बीच में झूठ बोल जाएंगे तो वो सच भी आपका झूठ ही करार पाएगा। ये सर आतिफ खान का अकाउंट है, किबला ये आतिफ खान का अकाउंट है। फरमाते हैं कंग्रेचुलेशंस टू अली अमीन गंडापुर फॉर बीइंग नॉमिनेटेड सीएम केपीके बाय इमरान खान साहब, और उसके अलावा कहते हैं विश हिम गुड लक एंड प्रे he delivers to people of our province according to their expectations इंशाल्लाह। सर आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। नहीं आप बताएं ना, आपके पास आप बताएं, मैंने तो आपको पढ़ के बता दिया आतिफ खान का। रिपरकशंस भी पता चल जाएंगे, और बाकी जब ये एग्जाम करने जा रहे हैं ना पंजाब के अंदर और बाकी मरकज के अंदर, उसके रिपरकशंस भी आ जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों को छोड़ के भाईजान आपने जीता, सो बिस्मिल्लाह। मैं मुसलसल ट्वीट कर रहा हूं और वीलॉग कर रहा हूं कि बिल्कुल केपीके के अंदर पीटीआई का राइट है कि उनको वजारत आला मिलनी चाहिए और वो हुकूमत बनाए। मरकज के अंदर पीटीआई का राइट है, पहला राइट है कि उनको वजारत उज़्मा और वफाकी हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। लेकिन वो नहीं बना सकते क्योंकि उनके लीडर ने कह दिया जो जेल के अंदर है कि ना हम नून लीग से, ना पीपल्स पार्टी से, ना एमपीएम से हम कोई राब्ता नहीं करेंगे। तो फिर भाईजान 93 सीटों के ऊपर तो वजारत उज़्मा बननी नहीं है, ना वफाकी हुकूमत। तो जनाब ये राइट है उनका, लेकिन चीजों को आगे चलाओ। अच्छा जब आप अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम के मैंडेट के एहतराम की बात कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि 1 करोड़ 70 लाख वोटर के साथ ये ज्यादती थी कि उनकी जमात की अगर तरफ से कोई गलती हुई जिसके नतीजे में बल्ले का निशान ले लिया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो ये 1 करोड़ 70 लाख जो वोटर था ये उसका क्या कसूर था? वो जो नून लीग के साथ सेनेट के इलेक्शन, सर आप सेनेट के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते सर, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, कंपैरिजन ही कोई नहीं, लॉजिक ही कोई नहीं, कोई मंतक नहीं है सर। सेनेट का और ये इंतखाबात का पार्टी से जो तीर का निशान ले लिया गया था सर, आपका जो नाई है चौहान साहब, आपका नाई आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, आपका नाई आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, आपकी अपनी करतूत ठीक नहीं है सर, आपका नाई आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। कहता रहा कि इलेक्शन कराओ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ, आपने नहीं कराया। हाँ एक तबसरा मैं करूंगा, इसको एक मिनट तसल्ली से सुनिएगा जी जी। इलेक्शन 2024 के ऊपर 100 इल्जाम लगा दो, 100 रिगिंग का इल्जाम लगा दो, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसा इलेक्शन नहीं है।
अच्छा। उससे बहुत साफ सुथरा है। और मैं हैरान हूं कि पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुआ है और उसके जो आलम बरदार है वो इलेक्शन 2024 के ऊपर अगली सुने अगली सुने बात, अल्लाह अगली बात सुने। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। जरा एक और सुने, आपकी खातिर है, आपके लिए निछावर करने जा रहा हूं ये मालूमात। जरा सुनिएगा, तो जरा हौसले से सुनिएगा सर, हौसले से, हौसले से। आपने फिर आगे भी हंसते रहना, रुकना नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुनिया का सबसे बोंगा, सुन ले 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 और जनाब सुन ले। 2024 के ऊपर रावलपिंडी डिवीजन अर्ज किया है सर, शायर यहां पर, कोई नहीं है। सर शायर कहता है कि रावलपिंडी डिवीजन में 9 फरवरी को जो नतायज अनाउंस हुए थे उसके मुताबिक सूबाई से कौमी असेंबली पे 75,097 वोट ज्यादा पड़े, और फिर 11 फरवरी को जब फॉर्म 47 निकाल किया हुआ था, कोई सस्ती शराब पी हुई थी। किसने? आरओ ने, बातें कर रहा आरओ ने, डीआरओ ने, डीसी पिंडी ने, हसन वकार ने। उस वक्त वो शायद उस जना वो वलायती शराब पीता होगा, अब उसने कुछ सस्ती जना पी हुई थी। अच्छा सर, ये हल्का NA-55 का जब नतीजा बीच में डाला ना सर, NA-55 के नतीजे की खातिर ये सारा कुछ हुआ। 9 फरवरी को मैंने जैसे कि आपको बताया कि कौमी असेंबली के हल्के में 75,097 वोट ज्यादा, और 11 फरवरी को जब NA-55 का फॉर्म 47 निकाला गया तो उसके रद्दोबदल के बाद कौमी असेंबली की नशिस्त पर ये रावलपिंडी डिवीजन में 1,41,262 वोट ज्यादा पड़े। और चक्करबाजी 2018 के इलेक्शन में थी। इससे ज्यादा नहीं, इसका बताएं ये क्या है? इससे ज्यादा इरेगुलरिटीज 2018। अभी आपने कहा इसमें इरेगुलरिटीज है ही नहीं। ये क्या इरेगुलरिटी नहीं है? 2018 के इलेक्शन में ये क्या इरेगुलरिटी नहीं है? ज्यादा एम्बिग्विटी 2018 के इलेक्शन में थी। लाखों लोगों का वोट इस हल्के में डला है। वो माशाल्लाह, ये नौज़बिल्ला, वाह जी वाह। सर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं था, तो ये इलेक्शन भी जिसमें EMS 32 करोड़ रुपए का बैठ गया, ये कोई मिसाली इलेक्शन नहीं था। ये आपा धापी, ये छीना छपटी, ये मारा मारी, ये ताइफल बलूकी, ये टांगे खींचना, ये अनरेस्ट, और नौज़बिल्ला अब ये जो ढाका की जनाब बातें, ओ भाई खुदा का वास्ता है, जो मिला है उसको समेटो, जो मिला है उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ। और एक बात मेरी सुन ले, मैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरह इस तरह मैं हाथ फेर रहा हूं, 6 महीने के अंदर KPK की एडमिनिस्ट्रेशन का सत्यानाश न फिरा गई है, ये भी सुन ले। और रैकेट कह रहा हूं, बंदर के हाथ में माचिस आती है ना, वो अपना आप भी जलाता है और पूरा जंगल जलाता है। मरियम नवाज वाली बातें कर रहे हैं आप। देखिएगा कि होता क्या है। मिलना चाहिए इनको, वजारत आला दो, इनको खुला काम करने दो। ठीक है, खुली करप्शन, 2 नंबरी, टकेवारी, पैदागिरी, नौसरबाजी, हर किस्म की करप्शन, चाहे वो आपकी BRTB वाली हो, चाहे वो आपकी मालम जब्बा वाली हो, चाहे आपकी हर किस्म की, आपको इंतहा पे नजर आएगी, इंतहा पे। और जो KPK की आवाम रोएगी ना, वो आपको 6 महीने चले पंजाब गवर्नमेंट के बारे में बता दें कि यहां पर दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी। और मैं ये नहीं कह रहा दूध और शहद की नहर की, वो हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें नहीं ना करते। ये तो चुप चुपीता मारे गीटा फिर भी आपके कुछ नहीं कीता। नहीं, वो क्या बातें करते हैं ना? नहीं, ये जो ना, ये वो हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें नहीं ना करते। हाँ। ये तो बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें हैं ना। ठीक ये है। तो जनाब इखलाक और किरदार के बुर्ज खलीफा पे चढ़ के जनाब अजाने और कूके मार रहे होते और हैं। वो ठीक है ना, वो कह रहे होते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे वो इखलाक के बुर्ज खलीफा पे होते हैं, ये इखलाक के किसी टीले पर होते हैं। वो जिस पे भी हो ना, ये वो दावा नहीं ना करते। ये मानते हैं कि हमें इखलाक वगैरह नाम की कोई चीज नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैंने ये बात ही नहीं कही। हाँ। मैंने ये बात ही नहीं कही, ये तो आप कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं सर, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं कि जो एक बहुत ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं, सलाहियतों के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, इखलाकियात के हवाले से, आपको 6 महीने के अंदर KPK के अंदर पता चल जाएगा। 6 महीने के अंदर। और आपकी नजर में विफाकी हुकूमत कितना अरसा निकालेगी? यार 5 साल ये मुल्क चलाना है, पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता भाईजान, ये आप धापी। और एक और सुन ले, किसी की अगर गलतफहमी है ना कि जिस तरह पिछले 2 साल जनाब ये कुत्ता चीखी चलती रही है, ये अब दोबारा यहाँ पे चला लेंगे,
अब लिस्टें विस्टें सारी बनाई हुई हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों ने। सोशल मीडिया पे जो रिटायर्ड फौजियों तक जिसने भी इस पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी और दज्जाली एक्टिविटीज की है ना, और जो करेगा, पूरी लिस्टें बनी हुई हैं। आप हुकूमत एक प्रॉपर तरीके से बनने दें, फिर उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर कानून की अमलदारी जो है ना, अमेरिका की तरह कैपिटल हिल्स में जिस तरह हुई थी ना जनवरी 2021 के वाक़े पे, फिर इंशाल्लाह आपको यहाँ पे भी नजर आएगी। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को रखना चाहिए एक सिविलाइज शहरी के तौर पे, बस। ठीक, लेकिन वो आतिफ खान वाली आपने मुझे वो ट्वीट भेजनी है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ट्वीट नहीं, मुझे खबर आई है ना, वो खबर जिसने भेजी है वो आपका अगर सोर्स गलत साबित हुई तो आपने उसका नंबर डिलीट कर देना है और दोबारा फिर कसम खाएं दोबारा जिंदगी पर राब्ता नहीं करेंगे। वो सहाफी नहीं भेजी है मुझे, जर्नलिज्म है भाईजान, सहाफी ने भेजी है। तो इसका मतलब है कि देखें वो फिर सहाफी है, उसने भेजी है। वो फिर वही है ना जो आप दरमियान मैंने सुनी है, आपकी मर्जी की बात करते हैं। चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें वक्त दिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं जी एक ब्रेक और मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्रोग्राम के इख्तिताम की जाने बढ़ते हुए जैसा कि आपने देखा भी कि खबर आई और वो खबर ये थी कि तमाम पीडीएम के रहनुमा इकट्ठे हो चुके हैं और पीडीएम 2 तश्कील पा चुकी है और सबने मिलकर इकट्ठे होकर चलने का इरादा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि 16 माह में जो पीडीएम की हमें मुश्किलात देखने को मिली, जो पीडीएम के दौरे हुकूमत में एक आम आदमी को जिस मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा, महंगाई का सामना करना पड़ा, महंगी बिजली लोगों को लेनी पड़ी, महंगा पेट्रोल मिलता रहा लोगों को, तो ये सब अगले 5 साल में ये जो पीडीएम की हुकूमत अब कायम होने जा रही है इसमें बेहतरी आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।